सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इनखला की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि किसी भी मुल्क में अफवाज भेजना मसले का हल नहीं। बाइडन ने कहा कि हमने 20 साल तक अफगानिस्तान में रोजाना 30 करोड़ डॉलर्स खर्च किए। तालिबान के अल्फाज नहीं, अमल देखेंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि खवातीन और इंसानी हकूक के लिए बात करते रहेंगे। It was time to end this war. अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से इनखला की जिम्मेदारी कबूल करते हुए उसे गैर मामूली कामयाबी करार दे दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडन का कहना था कि अमेरिका ने तारीख में सबसे ज्यादा अफराद को एयरलिफ्ट किया। Risking their lives, not for professional gains, but to serve others. Not in a mission of war, but in a mission of mercy. अमरीकी सदर ने कहा कि 3 लाख की अमरीकी तरबियत याफ्ता अफगान फौज अंदाजे के बरक्स 31 अगस्त की डेडलाइन से बहुत पहले ही पसपा हो गई। हम इसके लिए तैयार थे, लेकिन अफगान सदर अशरफ गनी के फरार होने की उम्मीद न थी। That assumption that the Afghan government would be able to hold on for a period of time beyond military drawdown turned out not to be accurate. जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 बरस के दौरान रोजाना 30 करोड़ डॉलर खर्च किए। अफगानिस्तान में तीसरी दहाई गुजारना कौमी मफाद में नहीं था। अफगान जंग में 2400 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक और 23,000 से ज्यादा जख्मी हुए। We're left with a simple decision. Either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan, or say we weren't leaving and commit another tens of thousands more troops going back to war. अमरीकी सदर का कहना था कि उसामा बिन लादेन से 1 दहाई कबल बदला लिया और अल-कायदा का खात्मा कर दिया था। अब हालात बदल रहे हैं और दुनिया को अल-शबाब, अल-कायदा के हमायती ग्रोहों और दाइश से खतरात दरपेश हैं। हम दाइश पर हमले जारी रखेंगे। जो बाइडन ने अमरीकी पॉलिसी की नाकामी का एतराफ करते हुए कहा कि हमें दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हिकमत अमली बदलनी होगी। किसी मुल्क में फौज भेजना मसले का हल नहीं। उन्होंने अमेरिका की मददगार अफगानों के इनखला में मदद, खवातीन और इंसानी हकूक के लिए बात करते रहने का भी वादा किया। I believe तालिबान का इक़्तिदार संभालने के बाद भारत से पहला सिफारती राब्ता हुआ है। दोहा में भारतीय सफीर ने मंगल को तालिबान के आला ओहदेदार से मुलाकात की। अफगानिस्तान में रह जाने वाले भारतीय शहरियों के इनखला की बात हुई। भारतीय वजारत खारजा ने दावा किया है कि तालिबान रहनुमा मुलाकात के लिए भारतीय सिफारत खाने आए। भारत ने बिलाखिर तालिबान को सियासी कुव्वत तस्लीम कर लिया। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी फौज के इनखला के बाद भारतीय हुकूमत और तालिबान की आला तरीन क़यादत के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ। मंगल के रोज दोहा में तालिबान की ख्वाहिश पर भारतीय सफीर और तालिबान के आला रहनुमा की मुलाकात हुई। एक मुख्तसर बयान में भारतीय वजारत खारजा का कहना था कि तालिबान रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास भारतीय सफीर दीपक मतल से मिलने दोहा में भारतीय सफारतखाने आए, जबकि खबर रसा एजेंसी राइटर का कहना है कि मुलाकात दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर में हुई। भारतीय खारजा हुकाम का कहना है कि मुलाकात में अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाले भारतीय शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और भारत जाने के ख्वाहिशमंद अफगानों की जल्द अज जल्द बाहिफाजत वापसी के बारे में बात हुई। उन्होंने भारत मुखालिफ शिद्दत पसंद तंजीमों के हवाले से अपने मुल्क में पाई जाने वाली तशवीश का इजहार भी किया। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक तालिबान ने तमाम मामलात को मस्बत अंदाज में हल करने की यकीन दहानी कराई है। इंडिया की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और अमरीकी फौज के इनखला के बाद पहली मर्तबा भारत का तालिबान की आला क़यादत से राब्ता हुआ है। इसी बारे बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, भारत अब खुद तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात और उनसे ताल्लुकात रवा रखने की बातें कर रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी मुल्क हो वो मेरा ख्याल ताल्लुक नहीं रह सकता। गुज़िश्ता 20 बरसों के नाकाम तजर्बे के बाद अब हर बड़े मुल्क पे ये वाज़ेह हो गया है, बैरून मुल्क से आया हुआ कोई भी निज़ाम, कोई भी नजरिया अफगानिस्तान जैसे मुल्क में कामयाब नहीं हो सकता। और चूंकि निस्बतन एक ही खित्ते में मौजूद मुल्क है और उसके साथ भारत के सियासी मफादात भी वाबस्ता हैं किसी हद तक, तो उसकी ख्वाहिश होगी कि तालिबान की हुकूमत में या ऐसी हुकूमत जिसमें तालिबान का गलबा हो, उससे उसके साथ
फंक्शनल बात वो जरूर रखे, क्योंकि उसमें हुकूमत में ज़ाहिर है साबका शमाली इत्तेहाद के लोग भी शामिल होंगे जिनके साथ रिवायती तौर पर भारत के अच्छे ताल्लुकात रहे। भारत के दो मकासद हो सकते हैं, एक तो कि उनकी जो अपने हम ख्याल लोग हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में रह गए हैं उनके साथ ताल्लुकात बाकी रखना, और दूसरा ये कि उन लोगों की मदद से पाकिस्तान पर एक नज़र रखना, क्योंकि पाकिस्तान को बहरहाल वो अफगानिस्तान के जरिए नुकसान बराह रास्त नहीं पहुंचा सकते तो बिलवासा तौर पे वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, कोई न कोई ऐसी तरीक़ाकार इख्तियार कर सकता है भारत के जिसके जरिए पाकिस्तान फायदा ना उठा सके अफगानिस्तान से, वहाँ पे अपना असर नफूज न बढ़ा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब आपके वक्त का। अपने नाज़रीन को बताएं कि भारत की वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े और अमरीकी अफ़वाज के इनखला के बाद पहली मरतबा भारत का तालिबान की आला तरीन क़यादत से रब्ता हुआ है। आपको बताएं कि तालिबान का इक़्तिदार संभालने के बाद भारत का ये पहला बाज़ाब्ता रब्ता है। आपको बताएं कि भारत की तालिबान से राहो रस्म बढ़ाने की कोशिशें, वही भारत जो तालिबान को तनकीद का निशाना बनाता रहा, और जैसे ही तालिबान का अब अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा हुआ है तो एक दफ़ा फिर से जो भारत है वो तालिबान से राब्ते करने की कोशिश कर रहा है। दोहा में भारतीय सफ़ीर ने मंगल को तालिबान के आला ओहदेदार से मुलाकात की। तालिबान रहनुमा अब्बास ज़ई से मुलाकात के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं, और दोहा में तालिबान रहनुमाओं और भारतीय सफ़ीर की ये मुलाकात हुई है। अब यहाँ पर बहुत से सवालात पैदा होते हैं, क्या भारत एक दफ़ा फिर से अफ़गानिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है? और बेशुमार ऐसे सवालात हैं जो कि अब जन्म लेने लगे हैं। दोहा में भारतीय सफ़ीर ने मंगल के दिन तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात की है, और इस हवाले से अब ये खबर भी सामने आई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, उम्मीद है अफगान तालिबान अपनी बात पर पहरा देंगे। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेगी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब दाइश भी मौजूद है। पाकिस्तान हर किस्म के हालात से निमटने को तैयार है। उन्होंने मजीद कहा, नवाज शरीफ अभी आए तो सीधा जेल जाएंगे, अभी वो बर्गर खाएं, 2 साल बाद हालात देख कर फैसला करें। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी जो कि शेख रशीद साहब के साथ मौजूद थे। उनका इस हवाले से क्या कहना था आपको दिखाते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, इनकला का अमल तो मुकम्मल हो चुका है, आप क्या देख रहे हैं आगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अब तक के जो लोग यहाँ पर आए हैं बाय एयर और बॉर्डर के रास्ते, उसकी देखें 10,000 और 231 लोग आए हैं बाय एयर, और 2,000 यानी 13,000 लोग 2,000 तुरखम के रास्ते आए हैं। चमन के रास्ते एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, और बॉर्डर पुरसकून है, और बॉर्डर पर हमारी दोनों तरफ तजारत भी हो रही है, और कोई आना भी चाहे तोरखम पे आए, हम काबल पे नहीं कर, तोरखम पे जो आए उसको वीज़ा भी देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पे फ़ौज भी मौजूद है, FIA भी मौजूद है, इमिग्रेशन भी मौजूद है, सब, और सिविल आर्म फोर्सेस भी मौजूद हैं, और सारा काम ठीक हो रहा है। देखिए, हमें उम्मीद तो पूरी है कि तालिबान ने जो बात कही है उस पर पहरा देंगे कि TTP वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेगी। बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से आपको बहुत बड़ा टास्क दिया गया है, उसकी क्या सूरत हाल है सर? देखिए, बॉर्डर मैनेजमेंट हमें ज़िम्मेदारी दी गई है सारे फ़ैसलों की, जो इनखला की, जो एवैक्यूएशन है वो भी सारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दी गई है। क्राइम जो क्राइसिस जो है सेल बनाया गया है और नैब बनाए गए हैं, ये सारे इदारे ये 14 तारीख के बाद जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ नए एक अदारे बने हैं, और 911 भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर शुरू करने वाले हैं, जो इनका एक दरीना ख्वाब था, उसका इफ्तिताह भी महीने तक हो जाएगा। आपको कुछ नज़र आ रहा है कि शायद इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ जाएं? जी, जाना तो उन्होंने जेल है, और अगर वो समझते हैं वो 2 साल पड़े हैं, बर्गर शर्गर खाएँ वहाँ, 2 साल के बाद देखें क्या हालात होते हैं, किस किस्म का सियासी माहौल होता है, किस किस्म के सियासी हालात होते हैं 2 साल के बाद। तो वो बिजनेसमैन है, सोच समझ कर फैसला करेंगे। कितना सीरियस केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सीरियस केसेस हैं, और ये 2 साल में
ان کے سارے نیب کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کی جو ہے انفارمیشن اور تمام تر جو سیل اور اس کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور افغانستان کی صورتحال کو بہت باریکی سے بھی کیا جا رہا ہے اور تمام تر جو ہے اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس کیانی آپ کا. کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایل ڈی اے کی سول کوڈ کے فیصلوں کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے. عدالت نے حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو ثالث کے ذریعے ادائیگی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. اورنج ٹرین لائن میں تعمیراتی کام کرنے والی کمپنی کو اربوں روپے کی ادائیگی نہیں کی گئی تھی. اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک اشرف، بتائیے گا عدالت کا فیصلہ برقرار ہے؟ جی بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ میں ایل ڈی کی جانب سے سول کوڈ کی جانب سے حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو آربیٹریشن یعنی ثالث کے ذریعے ادائیگی کی درخواست منظور کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنایا گیا ہے. اور جس عبد حسین چٹھا نے حبیب کنسٹرکشن کمپنی کے خلاف ایل ڈی کی اپیل جو ہے وہ خارج کر دی ہے اور سول کوڈ کا حبیب کنسٹرکشن کمپنی کے حق میں آربیٹریشن کے ذریعے ادائیگی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. عدالت نے حبیب کنسٹرکشن کمپنی کی جانب سے سید مصطفیٰ نقوی اور سید مرزا نقوی ایڈوکیٹ پیش ہوئے، جبکہ ایل ڈی کی جانب سے صاحبزادہ مظفر پیش ہوئے تھے. اور ایل ڈی کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ جو حبیب کنسٹرکشن کمپنی ہے ان سے اورنج ٹرین لائن کی کنسٹرکشن کے حوالے سے ایل ڈی سے معاہدہ ہوا اور اربوں روپے جب بنے تو ادائیگی نہ ہونے پر حبیب کنسٹرکشن کمپنی نے سول کوڈ سے رجوع کیا. سول کوڈ نے انہیں آربیٹریشن کے ذریعے ادائیگی کی جو استدعا تھی وہ منظور کر لی ہے، ان کی حق میں فیصلہ دیا ہے. تو ایل ڈی کے وکیل نے استدعا کی کہ سول کوڈ کا حبیب کنسٹرکشن کمپنی کے حق میں فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. تاہم عدالت نے حبیب کنسٹرکشن کمپنی کے جو وکیل ہیں سید مصطفیٰ نقوی اور سید مرزا نقوی، انہوں نے موقف اختیار کیا کہ حبیب کنسٹرکشن کمپنی نے ادائیگی کے لیے ایل ڈی اے سے رجوع کیا تھا اور ادائیگی نہ ہونے پر انہوں نے سول کوڈ سے رجوع کیا. سول کوڈ نے آربیٹریشن ایکٹ کے تحت بالکل درست فیصلہ کیا ہے، قانونی تقاضوں کے مطابق فیصلہ کیا ہے. اور یہ استدعا کی حبیب کنسٹرکشن کمپنی کے وکلاء نے کہ جو ایل ڈی اے نے اپیل دائر کی ہے لاہور اس کو خارج کیا جائے. عدالت نے دونوں فریقین کے وکلاء سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جو اب جاری کیا گیا. جی ٹھیک ہے، فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ اشرف خان آپ کا. لاہور میں پیٹرول پمپ مالکان نے ضلع انتظامیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا. پابندی کے باوجود پمپس پر بغیر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے پیٹرول دستیاب ہے. پیٹرول پمپ والوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پیٹرول پمپ مالکان نے ضلع انتظامیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے. اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے کلیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلیم اختر، بتائیے گا اس بارے. جی بالکل، شہریوں کے لیے ویکسین لگوانے کی آخری تاریخ 31 جو اگست ہے وہ مقرر کی گئی تھی اور کمشنر لاہور کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ شہری جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ان کو نہ تو پیٹرول ملے گا اور نہ ہی وہ شاپنگ مال میں داخل ہو پائیں گے. تو یہاں پہ کچھ موٹر سائیکل سوار بھی موجود ہیں اور پیٹرول پمپ کے ملازم موجود ہیں. ہم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو پیٹرول ڈال رہے ہیں کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں نے ویکسین لگوائی ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ کچھ موٹر سائیکل سوار موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں. آپ نے پہلی خوراک لگوائی ہے کہ دو لگوا لی؟ پہلی خوراک لگوا لی ہے، دوسری کا ڈے ابھی رات کو میسج آیا، آج اس کا سیکنڈ ڈے ہے. تو آپ نے پہلی جو ویکسین لگوائی تھی وہ کون سی لگوائی تھی؟ سائنوفارم. پیٹرول پمپ کے ملازم موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں. اچھا جی بتائیے گا، یہاں پر جو موٹر سائیکل سوار آ رہے ہیں تو آپ کس طرح ان کے کارڈ چیک کر رہے ہیں؟ جن کے پاس کارڈ نہیں ہے تو کیا ان کو پیٹرول آپ ڈال کے دے رہے ہیں بائک میں؟ ہمارے پاس ابھی نوٹیفکیشن کوئی نہیں آیا، بہرحال ہم پوچھ رہے ہیں ہر کسٹمر سے کہ بھائی کسی کے پاس کارڈ ہے وہ اس کو دینے کے پوچھتے ہیں ہمارے کسٹمر. اچھا جی مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ویکسین لگوائی ہے؟ جی لگوائی ہے. آپ نے کون سی ویکسین لگوائی ہے؟ سائنو ویک. اچھا تو مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ نے ویکسین لگوائی ہے؟ کارڈ آپ کے پاس موجود ہے؟ میسج پڑا ہوا ہے، ابھی ایک لگی ہے. اچھا جی مجھے بتائیے گا کہ ان کے پاس جو ہے کارڈ موجود نہیں ہے، ان کے پاس میسج پڑا ہوا ہے، تو آپ میسج دے کے ان کو جو ویکسین جو ہے وہ پیٹرول وغیرہ ڈالیں. انتظامیہ کا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ہمیں کسی بھی قسم کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا جس کے باعث ہم لوگ جن کے پاس ویکسین کا کارڈ ہے انہیں پیٹرول ڈال کے دے رہے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے تو ان کو بھی جو پیٹرول کی تصویر ہے عمل ہے وہ جاری و ساری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان. بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کے وقت کا. اور عثمان صاحب، ان پمپ مالکان کو یا پیٹرول پمپس والوں کو میک شور کیسے کریں گے کہ جو لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے ان کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا؟ عمل درآمد کیسے ہوگا اس پر؟ میں کوآپریٹ نہیں کریں گے اور وائلیشن کرتے ہوئے پائے گئے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ہم نے ہیلپ لائن کے نمبرز انڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں. جو وائلیشن سمجھتے ہیں کسی جگہ پر ہو رہی ہے ہمیں ایویڈنس بھیجیے، ہم وہاں پر ایکشن لینے کے لیے جائیں گے. میں تمام لوگوں کو یہ گزارش کر رہا ہوں جتنے بھی سیکٹرز ہیں
उनको हमारी इस ड्राइव में हमारे साथ मिल के कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना इवेंचुअली इंडिविजुअल लेवल पर लोगों का नुकसान होगा। कमिश्नर लाहौर, तो आपने जाना, आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में ताजिर एक्शन कमेटी ने कल भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ताजरों के मार्केट्स का टाइम रात 10 बजे तक करने का मुतालिबा सामने आया है। मजीद क्या मुतालिबात हैं ये जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ताजरों की जानिब से हुकूमत के जो अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें जो मखसूस लॉकडाउन है जो कि कराची और हैदराबाद के लिए, उस पर जो है वो ताजरों ने अपने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इस अहकाम को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और एम.ए. रोड जो कि कराची की मखसूस तरीन शाहराह है, वहाँ पर कल भूख हड़ताल का ऐलान किया है। कन्वीनियन और कराची ताजिर एक्शन कमेटी रिजवान इरफान का कहना है कि हुकूमती एजाज़ शुमार के मुताबिक कराची में 44% से ज़ायद वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसके बावजूद मार्केटों पर पाबंदी का फैसला जो है वो हुकूमत की दोहरी पॉलिसी है। और उनका ये कहना है कि हुकूमत एजाज़ शुमार के मुताबिक कराची के ज़िला जनूबी में 84% से ज़ायद वैक्सीनेशन हो चुकी है। हुकूमत जो है वो रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दे, जबकि दीगर जो रहनुमा है जिसमें शजील गुफलानी है और उसके साथ साथ जमील फराज है, उनका ये कहना है कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर होटलों में इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दे और साथ साथ हुकूमत फौरी तौर पर। ठीक है, ताजरों के ये मुतालिबात सामने आए हैं। बसीम इफ्तिखार, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। मारूफ कारोबारी शख्सियत और चेयरमैन दीन ग्रुप एस.एम. मुनीर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मिनिस्टर यहाँ आके कुछ ऐलान नहीं किए, मुझे वो अंकल अंकल बोलते हैं। जब मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, मेरा किडनी मेरे गुर्दे का ऑपरेशन हुआ चाइना में, तो ये चीफ मिनिस्टर बेचारे कराची मुझे मिलने के लिए आए, मेरी तबीयत पूछते। शरीफ आदमी, अच्छे आदमी, सारा मैंने उनसे बात करूँगा कि सड़क बननी चाहिए, इसके बगैर तो हमारा कारोबार भी तबाह हो जाएगा, हम सब परेशान हैं। मुझे बड़ी इस बात की कहना चाहता हूँ, चौधरी मसूद साहब नहीं है तो जिक्र हुआ, चौधरी मसूद साहब एक फरिश्ता आदमी है, मेरे छोटे भाई हैं। अभी उनका मुझे फोन आया 5 मिनट पहले, मैं लाहौर में हूँ, गवर्नर पंजाब से मिली है, तो आप मेरे दफ्तर जरूर जाएंगे, चाय पे और खजूर खा के जाएंगे। आप बताओ, खजूर खिलाते हैं सऊदी अरब। मैं चंद बातें डिस्कस करना चाहूंगा। पहले की बात, आज से 2018 में जब हमने चिनौर का दौरा किया तो चंद वकला ने मुझसे ये कहा कि हम चाहते हैं बाहर को यहाँ से इम्प्रूव किया जाए। तो मैंने वादा किया था, मुझे खुशी कि मेरे बेटे ने मेहनत करके बाहर के सेकंड मंजिल आपकी बना दी। मैं आज ये भी आपकी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी जरूरत पड़ी हम आपकी मदद करेंगे। अभी आपने कहा आपका एक फंक्शन होना है अगले महीने, तो मैं अर्ज कर दूं आपको, मतलब गुलाम आबाद साहब, तो फंक्शन के जितने खर्चा होगा हम लोग भरेंगे, हम लोग आपके वक्त होंगे। मेहरबानी जनाब, मुकला बड़ी समझदार कौम है जनाब। मैं यहाँ ये भी अर्ज करूँ कि यहाँ पे डॉक्टर कदीर खान, सब लोग कहते हैं डॉक्टर कदीर खान को मिलना है। डॉक्टर कदीर खान को मैं अपनी गाड़ी में बिठा के यहाँ लाया, यहाँ बाहर फंक्शन था शहर इस्लामिया कॉलेज में, सारा चिनौटी बाहर निकल आया। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मुनीर साहब, डॉक्टर साहब लोगों ने यहाँ अच्छा कॉलेज बनाना है। मैंने वालिद साहब के नाम ऐलान कर दिया 1 करोड़ रुपए, एक वो कॉलेज बना 3.25 करोड़ का। फिर यहाँ बच्चियाँ ज्यादा आ गई, मैंने 2 करोड़ और खर्च किया, 4.5 करोड़ मैंने कॉलेज आपके सामने बना पिंडी भटिया रोड पे। माशाल्लाह कॉलेज बड़ा अच्छा चल रहा है। जो बेचारी बच्ची पैसे नहीं दे सकती उनको हम डिस्काउंट करते हैं। माशाल्लाह बच्ची मेरी 300-400 बच्ची पढ़ रही हैं, मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची पढ़े। बात ये दोस्तों, मेरे नाम से साथ चिनौट लगा हुआ है। मुझे फख्र है कि कराची में रहता हूँ 47 से। मेरे वालिद साहब शोलापुर से आए थे, शोलापुर महाराष्ट्र में, मुंबई से कोई 400-500 किलोमीटर आगे मैं वहाँ पैदा हुआ। तो मेरी बीवी भी उसी अस्पताल के उसी कमरे के उसी बेड पे पैदा हुई। मेरी मंगनी हो गई थी, मेरी बीवी माँ के पेट में थी। मेरे अब्बा ने कहा अगर आपकी बेटी, मेरे अब्बा की मेरी फूफी की बेटी है, अगर आपकी बेटी पैदा हुई मेरी बहू बनेगी। बारो मेरी बेगम बन गई। बड़ी अल्लाह वाली दुआ करे, आजकल की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है मेरे कमर में, मेरी टांगों में मुझे चलने का प्रॉब्लम है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। लेकिन आज मेरा खुशी के साथ तो डॉक्टर कदीर साहब के दुआ करें, डॉक्टर कदीर खान, आज मैंने टीवी में देखा डॉक्टर कदीर खान अस्पताल में कोरोना हो गया, तभी तो मुझे बहुत ज्यादा खराब। मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, बहुत ज्यादा मेरी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करे अल्लाह को सेहत दे। वो मौसले पाकिस्तान है, तो एटम बम ना होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम बंदूक को लेके घर बैठे होते। मैं पाकिस्तान की फौज को भी सलाम करता हूँ, तो दिन रात हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं। रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। फौज हमारी माशाअल्लाह, कौन सा मिसाइल हमारे पास नहीं है।
कौन सा बम हमारे पास नहीं है, वरना इंडिया कब तक आप पे हमला कर चुका होता। इंडिया की हिम्मत नहीं हमारे पे हमला करे। इंशाल्लाह हम आप सब महफूज आपको। मेरा बेटा इमरान आपको होता है एलडीए में वाइस चेयरमैन से बड़ी मेहनत की, पूरे कराची लाहौर को उसने बदल दिया। एलडीए माफिया का गढ़ था, आज एलडीए में 0% करप्शन है। इमरान ने कोई तनख्वाह नहीं दी, कोई गाड़ी नहीं दी, कोई पेट्रोल नहीं दिया। मेरे बेटे ने वहां फ्री काम किया। तनवीर मेरा बेटा था, सुंदर स्टेट का डायरेक्टर शहबाज शरीफ साहब ने बनाया। तनवीर ने वहां कोई तनख्वाह नहीं दी, 6-7 सुंदर स्टेट और बना दिए और 7 अरब रुपया शहबाज शरीफ को प्रॉफिट करके दिया, यानी उस कंपनी ने प्रॉफिट किया। मैं स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन था, मुझे बनाया था नवाज शरीफ साहब ने। मैंने 3 साल वहां काम किया, मेरी 4.25 लाख तनख्वाह थी, मैं ग्रेड 23 का अफसर था। मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने 1 पैसा तनख्वाह नहीं दी, 4 गाड़ी थी, मैंने कभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया और मैं 1.5 अरब वहां प्रॉफिट करके दे के आया और पाकिस्तान की एक्सपो भी मैंने बढ़ाई। ये हमारी पूरी फैमिली के अंदर है। तो मैं ये कहता हूँ इस मिट्टी से लगवाया दोस्तों बुजुर्गों, अगर ये पाकिस्तान ना होता, मैं आज किसी हिंदुस्तान में किसी हिंदू का मुंशी होता। आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने इस मिट्टी की वजह से, इस सरजमीन की वजह से, क्या मुझे फख्र है। मैं ये कहता हूँ आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। यू शुड ऑल बी प्राउड ऑफ पाकिस्तानी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी जान है, हमारी इज्जत है, इसलिए हम सब कुर्बान हो जाएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। बस आखिर में दुआ गो हूं, मैं कुछ शेर सुना, मैंने एक तो शेर आपको सुना दूंगा। मैं शायर तो नहीं हूं, अच्छा शेर पढ़ने लिख देता हूं। पहला शेर तो आपके लिए जनाब प्रेसिडेंट साहब, आपके लिए फतेह शेख साहब। दिल के रिश्तों में कोई नाम नहीं होता, माना कि कोई अंजाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ तो फिर कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता। हमारा आपका रिश्ता बन गया है और रिश्ता बना रहेगा। दूसरा शेर है, मुझको पाना है, मुझको समझना है तो मुझ में उतर कर देखो। मुझको पाना है, मुझको समझना है। अगर आपने गुलाम अब्बास साहब को समझना है, उनको पाना है, उनको उतर के देखो। यूं किनारे से समुद्र नहीं देखा जाता। अल्लाह ताला से दुआ या अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रख, आप सलामत रहें, आपको अल्लाह खुशियां नसीब करे। पर इतना कह सकते हम आपके साथ, हमारा आपका चोरी दामन का साथ है। आपके दुख सुख में जब जरूरत पड़ी हम आपके साथ खड़े होंगे। बड़ी मेहरबानी। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट लिए चलेंगे, जहां पर मरियम नवाज पहुंची हैं और ये आप मनाजिर देख सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत थी और इसलिए मरियम नवाज़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं और आज एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से मरियम नवाज़ की दरख्वास्तों पर समाअत थी और मरियम नवाज़ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। लाहौर कैंप जेल से टिकटॉकर आयशा अकरम को वापस भेजने के लिए बख्तरबंद गाड़ी मंगवा ली गई है। जेल के बाहर मुश्तिल मुजाहिरीन की मौजूदगी पर बख्तरबंद गाड़ी मंगवाई गई है। टिकटॉकर गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त के लिए जेल गई, जहां पर जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनके लवाहिकीन जेल के बाहर एहतजाज कर रहे थे और अब आयशा अकरम को वापस भेजने के लिए बख्तरबंद गाड़ी मंगवा ली गई है। जेल के बाहर मुश्तिल मुजाहिरीन की मौजूदगी पर बख्तरबंद गाड़ी मंगवाई गई है। टिकटॉकर गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त के लिए जेल गई और अब आयशा अकरम को वापस भेजने के लिए बख्तरबंद गाड़ी मंगवा ली गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही बताइएगा, इस वक्त जेल के बाहर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कैंप जेल में आज टिकटॉकर आयशा अकरम जो थी उनको शनाख्त परेड के लिए बुलाया गया था। सिविल जज की मौजूदगी में 80 से ज्यादा अफराद को जो है वो सिविल जज के सामने पेश किया जा चुका है, जिनमें से शनाख्त परेड का अमल जारी है। इसी हवाले से जो बाहर मुजाहिरीन हैं, जो मुल्ज़मान के अजीज़ो कारब हैं, उनकी जानब से रोड भी ब्लॉक किया गया और बार बार यहाँ पे मुजाहरा भी किया जा रहा है। पुलिस की जानब से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि खातून जो थी मुजाहरा करने वाली वो यहाँ पे बेहोश हो गई, जिस पर पुलिस की जानब से देखा गया है कि यहाँ बाहर हालात ठीक नहीं, तो खातून टिकटॉकर को यहाँ से निकालने के लिए बख्तरबंद गाड़ी मंगवा ली गई है। पुलिस की इजाफी नफरी तलब की गई है ताकि शनाख्त परेड का अमल जब खत्म हो तो खातून को बहिफाजत उसके घर तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।